Assalamu alaikum dear students, welcome to इरफान साइंस एंड कॉमर्स एकेडमी। आई एम योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अहमद सईद। बेटा जैसा कि हमने फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स को शुरू किया था और उसके हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, तो आज हमारे पास एक नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है वो हम आज शुरू करेंगे। बेटा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को शुरू करने से पहले हम सिंपल माइक्रोस्कोप को एक दफ़ा देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा था कि सिर्फ एक ही लेंस इस्तेमाल होता है और वही क्या करता है, मैग्नीफाई इमेज हमें मैग्नीफिकेशन देता है। मैग्नीफिकेशन देता है। बट अगर हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल माइक्रोस्कोप की निस्बत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के यूजेस में अगर हम बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो हमें ग्रेटर मैग्नीफिकेशन देता है, ग्रेटर मैग्नीफिकेशन देता है बनिस्बत एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के। तो अगर हमने ज़्यादा मैग्नीफिकेशन रिक्वायर्ड है एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की निस्बत, तो फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की यूजेस हमने देख लिए कि इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलेंगे। इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसमें दो लेंसेज होते हैं, दो लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं। एक जो लेंस होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है ये एक ऐसा लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट के करीब रखा जाता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ शॉर्ट हो तो हमें रियल इमेज देता है, और रियल इमेज के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर रियल इमेज होगा तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन बराबर होगी वो होगी इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगी। देन इसमें जो सेकंड लेंस यूज़ होता है वो हमारे पास होता है आई पीस। और आई पीस एक ऐसा लेंस होता है जो आँख के करीब रखा जाता है, इसलिए इसको आई पीस कहा जाता है। आई पीस की जो फोकल लेंथ होती है बनिस्बत ऑब्जेक्टिव लेंस की निस्बत ज़्यादा लॉन्गर होती है। तो जिस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा हो वो हमें वर्चुअल इमेज देता है, और वर्चुअल इमेज की मैग्नीफिकेशन हमने फाइंड की थी, वो किससे बराबर थी, 1+d/f के बराबर। बात कर रहे थे कि आई पीस की। आई पीस एक ऐसा लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ लार्ज होती है और वो इमेज कैसा बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज की निस्बत ही उसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है वो किसके बराबर होती है, 1+d/f के बराबर। बेटा हम ऑब्जेक्टिव लेंस और जो आई पीस है उसके दरमियान में डिफरेंस करते हैं। मैं सपोज़ करता हूँ कि मेरे पास एक लेंस है कुछ इस तरह से, ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है। यहाँ पे मैं सपोज़ करता हूँ कि मेरे पास जो इमेज है वो पड़ा हुआ है, इमेज की जो हाइट है वो मैं कंसीडर कर लेता हूँ h है। इससे जो रेज ऑफ लाइट निकलेंगी वो कुछ इस तरह मर्ज होंगी एक ही पॉइंट पे। मैं सपोज़ करता हूँ कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो मेरे पास q है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरे पास क्या है, इमेज डिस्टेंस है, जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हमने देखा हुआ है कि अगर तो ये वाला डिस्टेंस अगर हमारे पास h है तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होगा, h के। मैग्नीफिकेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ वो किसके बराबर था, q/p के, जो हमने यहाँ पे पहले फाइंड कर लिया। तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास बराबर आ जाएगी h1/h के बराबर आ जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें हमारे पास मौजूद है एक आई पीस। तो बेटा आई पीस जो है उसकी जो फोकल लेंथ है वो लॉन्गर होती है, तो जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो उसका जो इमेज है वो वर्चुअल बनता है। तो हम सपोज़ करते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद है तो ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट आएंगी वो कुछ इस तरह मूव करेंगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप इन रेज ऑफ लाइट को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देते हैं तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आके मिलती हैं। हम सपोज़ करते हैं कि इस तरह अगर इमेज लेंस के आगे बनता है तो वो इमेज रियल होता है, और अगर इमेज लेंस के पीछे बनता है तो वो इमेज किस तरह का होता है, वर्चुअल इमेज होता है। इसकी मैग्नीफिकेशन को हमने कैलकुलेट किया था, वो बराबर थी 1+d/f के बराबर थी। बेटा अब हम इन दोनों इमेजेस को इकट्ठा करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं सपोज़ करता हूँ कि मेरे पास एक लेंस है, हम दोनों लेंसेज को इकट्ठा यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। मैं सपोज़ करता हूँ
कि ये मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये मेरे पास क्या है, एक आई पीस है। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ कम है और जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। मैं सपोज़ करता हूँ यहाँ पे मेरा इमेज पड़ा हुआ है, इसको मैं एज का नाम दे देता हूँ जैसे हमने पीछे सपोज़ किया था। इससे जो इमेज आएंगी वो कुछ इस तरह इस पॉइंट पे इकट्ठी होंगी। इसी तरह यहाँ से भी जो इमेजेस आएंगी वो भी इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। अब अगर हम सपोज़ करें कि हम आँख के ज़रिए इसको इमेज को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो ये जो इमेज हमारे पास बनेगा ये हमारे पास आँख के लिए एज अ ऑब्जेक्ट होगा। तो इससे जो रेज़ ऑफ लाइट निकलेंगी वो कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट होंगी और यहाँ से जो रेज़ ऑफ लाइट आएंगी वो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी। अगर आप इनको भी लार्जर करते जाएँ और इनको भी आप मूव करवाते जाएं तो आपके पास एक नया इमेज बनेगा जो इस हाइट पे बनेगा। मैं सपोज़ करता हूँ ये वाली हाइट h है, ये वाली हाइट h1 है और जहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है उसको मैं सपोज़ कर लेता हूँ हमारी हाइट कौन सी है, h2 है। आँख से लेकर ऑब्जेक्ट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो PO होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह लेंस से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो QO होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा इमेज बन रहा है। उसके बाद यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस होगा उसको हम सपोज़ करते हैं वो QE है क्योंकि ये इमेज किसकी मदद से बन रहा है, आई पीस की मदद से बन रहा है। ये जो एंगल है इसको हम सपोज़ करते हैं थीटा और ये जो एंगल बन रहा है इसको हम सपोज़ करते हैं थीटा ई क्योंकि ये एंगल किसकी मदद से बन रहा है, आई पीस की मदद से बन रहा है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करने के लिए हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है। तो मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी जितना इमेज का एंगल है अगर हम उसको ऑब्जेक्ट के एंगल पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, tan थीटा ई, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम सपोज़ करते हैं कि ऑब्जेक्ट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सपोज़ करता हूँ d है। इसी तरह जो यहाँ से ये वाले इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो भी हम सपोज़ कर लेते हैं वो क्या है, d है। अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। तो tan हमें पता है, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। इसमें देखें अगर हम आई पीस की निस्बत देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, h2 है और हमारे पास जो बेस है वो बराबर किसके है, d के। ये हमारे पास इमेज एंगल आ गया सबटेंडेड बाय द इमेज। अब हम फाइंड करते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए सेम देखें उसकी भी कंडीशन यही होगी कि एंगल परपेंडिकुलर क्या है, इसमें हाइट है और बेस क्या है, वो हमारे पास डिस्टेंस है। इसको आप अपनी इक्वेशन में पुट कर दें तो मैग्नीफिकेशन बराबर आएगी h2 ओवर d ओवर h1 h ओवर d। ये d इस d से कैंसिल हो जाएगा तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास बराबर होगी h2 ओवर h के। बेटा ये देखें, ये इक्वेशन देखने से ही थोड़ी सी हमें गलत लग रही है क्योंकि देखें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था पहले उसका इमेज बना h1 पे, तो h1 तो इस मैग्नीफिकेशन पे कहीं पे आ ही नहीं रहा। तो फॉर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आई है h2 ओवर a, उसको मल्टीप्लाई भी h1 से कर देते हैं और डिवाइड भी h1 से कर देते हैं ताकि हम किसकी वैल्यू को पुट कर सकें, h की वैल्यू को। मज़ीद देखते हैं, हम इनकी वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं। ये h1 उधर चला जाएगा, h यहाँ पे आ जाएगा, इसी तरह h2 इधर आ जाएगा और h1 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखें h1 ओवर h, ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन है किसकी, फर्स्ट वाली ऑब्जेक्टिव लेंस की, और इसी तरह h2 ओवर h1 जो है वो हमारे पास किसकी मैग्नीफिकेशन है, आई पीस की। तो मैं इसको m2 सपोज कर लेता हूँ। अब हमने अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि मैग्नीफिकेशन जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस की है और ये मैग्नीफिकेशन किसकी है, आई पीस की है। हमने ये भी देखा था कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज बनता है वो रियल होता है और जो आई पीस से इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। तो हमने पहले ये भी देख लिया कि अगर रियल इमेज होगा तो उसकी मैग्नीफिकेशन बराबर होगी Q ओवर P के, और अगर वर्चुअल इमेज होगा तो उसकी मैग्नीफिकेशन बराबर होगी 1 प्लस D ओवर F के। तो मैग्नीफिकेशन का हमारे पास एक फ़ाइनल फार्मूला आ जाता है Q ओवर P 1 प्लस D ओवर F। ये हमारे पास क्या है, उसका फ़ाइनल फार्मूला आ गया। मज़ीद देखते हैं। अब हमने देखा हुआ है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो इमेज को 5 टाइम्स ग्रेटर कर सकती है,
10 टाइम्स इंक्रीज़ कर सकती है, 20 टाइम्स बढ़ा करके दिखा सकती है। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके बराबर होती है? तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास बराबर होती है D/1.22 लैम्डा। इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। रिजॉल्विंग पावर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी होती है जिसमें वो किसी भी जो ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिन्ड ऑब्जेक्ट है उसकी माइनर डिटेल्स को हमें रिवील करके दिखा सके, बड़ा करके दिखा सके। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर को इंक्रीज़ किया जा सकता है अगर आप जो आईपीस का डायामीटर है उसको बढ़ा रखें और जो लाइट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ कम हो। तो अगर डायामीटर इंक्रीज़ होगा और वेवलेंथ कम होगी तो उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो रिजॉल्विंग पावर है, फॉर एग्जांपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ तक था बेटा हमारा आज का टॉपिक। इसको मैं एक दफ़ा ज़रा दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ। हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने सबसे पहले उसके यूजेस देखे, उसके बाद हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी, कंस्ट्रक्शन में ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के बारे में देखा, और उसके बाद जो है फिर हमने इसकी थ्योरेटिकल थोड़ी सी डायग्राम देखी कि इसकी डायग्राम किस तरह बनाई जाती है, इसकी वर्किंग किस तरह की है। उसके बाद हमने इसकी मैग्नीफिकेशन देखी और लास्ट में हमने इसकी रिजॉल्विंग पावर निकाली है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।